नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबरें की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2020 का प्रश्न है। प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। दूसरा है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तीसरा है, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, उसके द्वारा हटाई जा सकती है। और चौथा है, संसद सरकार द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने से पहले उसे हटाई नहीं जा सकती। तो आप लोग अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। अब आपको पता होगा, हमारे भारत में जो 28वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। 7 चरण के चुनाव शांतिपूर्ण से संपन्न हो चुके हैं। और आज की जो तारीख है 4 जून, यानी आज मतगणना की तारीख है। आज पता चलेगा कि सत्ता में कौन सी पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो इससे पहले हम लोग देख लें कि लोकसभा का चुनाव होता है कौन कराता है, और लोकसभा का क्या स्ट्रक्चर है, इसमें कितनी सीटें हैं, इसके चुनाव में कौन कौन से लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसकी सीटों मतलब जो भी चुनाव होते हैं इसमें कौन कौन से लोग भागीदार होते हैं, और संविधान के किस अनुच्छेद में इस लोकसभा की सीटों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम बात कर लें कि संसद में 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा संसद के निम्न सदन होते हैं। इसके सदस्य का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत का हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है लोकसभा के चुनावों में वोट देने का अधिकारी होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 326 में वर्णित है। 326 में वर्णित इसलिए क्योंकि आपको पता है जो चुनाव होता है लोकसभा का, ये भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत कराया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में पूरा वर्णन दिया हुआ है कि उसमें लोगों की उम्र क्या होगी, कौन से लोग वोट देंगे, ये पूरा वर्णन उसमें दिया हुआ है। अगर हम बात करें लोकसभा में संविधान में लोकसभा के में किस अनुच्छेद में वर्णन, तो संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना को परिभाषित किया गया कि लोकसभा में कितनी सीटें होंगी। आपको पता है वर्तमान लोकसभा में 543 सीटें, जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है। जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है और जो भी पार्टी बहुमत प्राप्त करती है वही आगे चल के सत्ता में आती है और वही अपनी सरकार बनाती है और वही नीति निर्माण का क्रियान्वयन करती है। निर्वाचन आयोग ने माना गलत था भीषण गर्मी में चुनाव कराने का फैसला। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा 1 माह पहले करा लेना चाहिए था चुनाव, आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। विपक्ष की दी चुनौती, आरोप लगाने के साथ सबूत भी पेश करें, बेवजह शंका जताना बेमानी है। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं आपको देखें कि मई जून के महीने में भीषण गर्मी हुई थी, उससे भी जो चुनाव आयोग ने अपनी गलती मानी है कि 1 महीने पहले चुनाव हो जाना चाहिए। इसमें से उन्होंने 3 सीख सीखी है। 3 बातें उन्होंने ये सीख उनको मिला है कि पहले कि इतनी गर्मी में चुनाव नहीं होना चाहिए, और दूसरा है कि फेक नैरेटिव को काउंटर करने के लिए हमें और ज़्यादा तैयारी करनी होगी। तीसरा है कि वीकेंड में मतदान के तरीकों को नहीं रखना चाहिए। वीकेंड में मतलब ये होता है कि जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, वो पूरे वीक में काम करते हैं, बाद में उनको जो सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है वीकेंड में, उसमें वो अपने आराम करते हैं। उसमें इसीलिए चुनाव नहीं होना चाहिए। उन्हें कहने का मतलब ये होता है कि लोग काम करने के बाद थोड़ा सा आलस करने लगते हैं कि वो वोट डालने ज़्यादा नहीं आते। इस बार देखते हैं कि आप बहुत ही कम मात्रा में, बहुत कम प्रतिशत में वोट हुआ है, तो उसी पे लेके बातें हो रही हैं। आज जना देश का मंगल, देश और देशवासियों का कल्याण करने वाले नतीजों पर सबकी नज़र। आज सुबह 8 बजे होंगे मतगणना। 543 सीटों के साथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा के भी आएंगे परिणाम। आपको पता होगा लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हो रहे थे। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चुनाव हो रहे थे। और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के परिणाम कल ही आपको जारी हो गए हैं, यानी 3 जून को इसके परिणाम घोषित हो गए हैं। और आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा के परिणाम, विधानसभा के परिणाम आज घोषित होंगे। अब बात आती है मतगणना की। मतगणना वोटों की, पहले बात प्रश्न आता है कि वोटों की गिनती कैसी होती है, मतगणना शुरू कब होता है, इसमें समय कितना लगता है, क्या मतगणना को कोई सरकारी प्रोटोकॉल होता है या फिर कोई अपनी मनमर्जी से इसका चुनाव का मतगणना कराता है। तो आज हम बात कर लेते हैं कि मतगणना की वोटों की गिनती कैसे होती है और इसमें आरओ कौन होता है, ये कैसे इसकी वोटों की गिनती होती है, इसमें कौन जिम्मेदार होता है इस पूरी वोटों की गिनती करने के लिए, इसके बारे में हम चर्चा अभी करने वाले हैं। वोटों की गिनती इलेक्शन कमीशन द्वारा हर क्षेत्र में आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर
बना दिया जाता है, एक चुना जाता है। लोकसभा क्षेत्र में चुनाव करने और वोटों की गिनती की जिम्मेदार रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ की होती है। राज्य सरकार की सलाह पर इलेक्शन कमीशन हर लोकसभा क्षेत्र में एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है। यह सरकारी अधिकारी होते हैं। आमतौर पर लोकसभा चुनाव में जिला अधिकारी को ही आरओ बनाया जाता है यानी रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। हर लोकसभा क्षेत्र में आरओ ही मतगणना के लिए सही जगह चुनते हैं। मतगणना की तारीख इलेक्शन कमीशन तय करता है। अब बात आती है मतगणना शुरू करने में कब कितना समय लगता है और ये कब शुरू होती है और इसमें कितना टाइम लगता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होती है। किसी विशेष परिणाम में जो रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देशों पर यह समय बदला जा सकता है। बाकी जो भी चुनाव के मतगणना के जो शुरू होने की जो समय है वो 8 बजे से ही हो। जो रिटर्निंग ऑफिसर है, मतगणना केंद्र पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर या आरओ प्रत्येक राउंड की गिनती के बाद रिजल्ट बताते हैं और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है कि इसी को रुझान कहते हैं। आप लोग देखते होंगे कि मतलब टीवी चैनल के माध्यम से और न्यूज़ जो रेडियो के माध्यम से आप लोग सुनते होंगे कि किस क्षेत्र में ये पार्टी आगे है, इतनी वोटों से ये पार्टी आगे है। इसी को रुझान कहते हैं और ये 9 बजे से शुरू हो जाता है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों से आगे चल रही है। अब बात आती है कि क्या मतगणना का कोई सरकारी प्रोटोकॉल होता है या नहीं। जी हाँ, आपको याद है यह किसी की मनमर्जी से नहीं होता। यह सारा प्रोसीजर आरपीए 1951 की धारा 128 और 129 के मुताबिक होता है। आरपीए यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 और के तहत होता है ये पूरा जो और ये पूरी जानकारी होती है मतगणना की, जो सारी जानकारी गुप्त रखना बेहद जरूरी होता है। साथ ही मतगणना से पहले कौन अधिकारी किस निर्वाचन क्षेत्र में और कितने नंबर की टेबल पर गिनती करेगा, यह सारी जानकारी पहले से नहीं बताई जाती। ज़्यादातर आप लोग को पता होगा कि यह जानकारी एक रात पहले भी नहीं बताई जाती। यह जानकारी 5 से 6 बजे सुबह बताई जाती है कि कौन सा ऑफिसर किस जगह में और किस विधानसभा मतलब किस लोकसभा के क्षेत्र में उसकी ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा सुबह 5 से 6 बजे के बीच सभी अधिकारियों को मतगणना सेंटर पहुंचना जरूरी होता है। बाद में जिले के मुख्य अधिकारी और मतगणना केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर रैंडम तरीके से सुपरवाइजर और कर्मचारियों को हाल और टेबल नंबर अलर्ट करते हैं। किसी भी मतगणना में एक टेबल 14 टेबल और एक रिटर्निंग ऑफिसर के लिए होता है। आमतौर पर देखा जाता है कि ये टेबल जो होते 14 ही होते हैं, लेकिन कुछ अगर हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र में ज़्यादा मतगणना हो मतलब किसी क्षेत्र में ज़्यादा वोट होते हैं तो उसमें टेबलों की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो इससे बाकी आमतौर पर टेबलों की संख्या 14 ही होती है। तो ये पूरे प्रोसेस के अनुसार जो लोकसभा में मतगणना का पूरा होता है ये पूरे इसी प्रोसेस की तरह होता है और आरपीए के एक्ट के अनुसार मतलब एक्ट धारा के अनुसार ही पूरा प्रोसेस चलता है। ये एक सरकारी प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। इसमें किसी की मनमर्जी से चुनाव का मतगणना नहीं होता है। बस समझो। इजराइल बोला पधारो भारत देश। पर्यटक के क्षेत्र में भारत के साथ देकर इजराइल मालदीव पर पलटवार। इजरायली दूतावास को अपने नागरिकों को भारतीय समुद्र तक घूमने सुझाव कहा। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गोवा और केरल के मनोरंजन दृश्य देखने आए। आपको पता होगा अभी हाल ही में जो मालदीव एक हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, उसने अभी हाल ही में जो फिलिस्तीन के समर्थक में उसने जो उसके जो मतलब उसके जो नागरिक है उसने इजराइल में जाने को उसमें पासपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया है। उसने उनके पासपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया कि वो कोई उनके नागरिक कोई भी इजराइल नहीं जाएंगे। साथ ही उसने अपने देश के संविधान में संशोधन किया है कि वो फिलिस्तीन का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करेगा। इसी भी लेकर इजराइल भारत की ओर रुझान अपना झुकाव दिखा रहा है। वो कह रहा है कि हम भारत की तरफ जाएंगे। अब इसमें देखते हैं कि क्या बड़ी राजनीति होती है, क्या भारत में इसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही क्योंकि आपको पता है मालदीव से भी भारत के काफ़ी अच्छे संबंध ठीक चल रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में कुछ माह पहले भारत और मालदीव के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था। अब इसी भी देखते हैं कि क्या इसके ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और अभी हाल ही में नई सरकार भी सत्ता पे आने वाली है। इजराइल का भारत में होगा गर्मजोशी से स्वागत। मोहन मेहमानबाजी में नहीं होगी, मेहमानबाजी नहीं कोई छोड़ जाएगी कोई कसर। क्या आपको राष्ट्रीय दिल्ली से जुड़ी खबरें मिलेंगी। दिल्ली जल संकट पर कल होगा 4 राज्यों का मंथन। बैठक में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल व उत्तर प्रदेश में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में 50% से ज़्यादा लोग जल बर्बाद करने का आरोप लगाया जा रहा है। आपको देखिए कई क्षेत्रों में पानी इतना ज़्यादा भरा है तो कई क्षेत्रों में लोगों को पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है। आनंद का इस्तीफा मंजूर। एलजी ने राष्ट्रपति को भेजी सिफारिश। अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल। फाइनल में किया था दस्तखत। और ये जो राजकुमार आनंद है ये दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री थे। उन्हें भी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफा पे जो अरविंद केजरीवाल जो वो अंतिम जमानत पे आए थे तो उन्होंने इनके फाइल में अपना हस्ताक्षर किया था।
अब देख रहे हैं आज परिणाम जारी हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता पे आती है। अब उसी पे देख रहे हैं राजनीति चलेगी और सभी लोग की नज़र रहेगी कि आज कौन सी पार्टी सत्ता पे आएगी। उसी पे लेकर राजनीति पूरी है। यह आप लोग का संपादकीय की बात है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू अंतों के पीछे जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। आज का जो आर्टिकल लिखा है कि मतलब जो भी पार्टी अब सत्ता पे आएगी उसके बाद उसका क्या होगी, उसकी क्या राजनीति होगी और किस तरह से किस ढंग से कार्य करेगी, उसी पे लेकर आज का आर्टिकल लिखा है। एक तरफ चुनाव अभियान से निपटने के बाद अब राष्ट्र की समृद्धि के प्रति लोक प्रतिबद्धता ही राजनीतिक क्रियाकलापों का केंद्रीय विचार होना चाहिए। शिक्षा घोटाले की भेंट चढ़ाता भविष्य। मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेज को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया। लिहाजा बड़ी संख्या में ऐसे संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी गई है। हजार छात्रों का भविष्य इस आधार पर लटका हुआ है। परंतु इसी बीच एक अच्छी खबर यह बताई जा रही है कि हुई प्रदेश में जो बातें यह था कि प्रदेश सरकार ने मामले में तुरंत संज्ञान ले ली हुई है। इस दिशा में व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिर भी बड़ी संख्या में युवाओं का भविष्य एक बार फिर घोटाले की भेंट पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जिस पर पूरा अंकुश आवश्यक है। अब देख रहे हैं कि कोई भी परीक्षा होती है, लोग मतलब जो भी परीक्षार्थी होते हैं वो घर नहीं पहुंच पाते, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उसी पे लेके ये बातें हो रही हैं। 2 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा रुपया। सोमवार को डॉलर के मुकाबले 28 पैसे मजबूत होकर 83.14 पर पहुंचा स्तर पर बंद हुआ। पिछले वर्षों 5 वैश्विक स्तर पर डॉलर के मुकाबले सबसे बेहतर प्रदर्शित करने वाली मुद्रा है रुपया और कारोबारी दिन के शुरुआत के रूप में 83.9 स्तर पर पहुंच रही और यह 82.95 स्तर तक पहुंचा है। 0.5 की गिरावट रही है रुपये की डॉलर के मुकाबले में रुपये की। और इस वर्ष अप्रैल के दौरान 83 के स्तर पर पहली बार पहुंचा है रुपया और 8 मार्च को डॉलर था इसके मुकाबले पे। अभी आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी तो यहाँ आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। 2 वर्षों बाद पहली बार मेक्सिको में चुनी गई महिला राष्ट्रपति। अभी हाल ही में मेक्सिको में पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने नियुक्त किया गया है। यह मोरोना पार्टी से है। इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा। अगर हम मेक्सिको की बात करें, मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। मेक्सिको सिटी में सोमवार को विजय के अभियान के बाद सत्तारूढ़ में मोरोना पार्टी की क्लाउडिया शिनबाम। और यहाँ आपको खेल जुड़ी खबरें मिलेंगी। भारतीय मूल के खिलाड़ी दूसरी टीम के लिए लड़ा रहे हैं जान। अब देख रहे हैं कि कई भारतीय खिलाड़ी आपको दूसरे देशों में देखने को मिलेंगे, तो वही चल रहा है। 11 साल सिर्फ इंतजार। 2013 के बाद भारत नहीं जीता आईसीसी ट्रॉफी। पहली बार अभ्यास सत्र में उतरे विराट कोहली। आपको पता है जो T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ, इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी और पहली बार दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट से जर्नल से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। पहली बार रोशनी के लिए किया गया प्राकृतिक गैस का उपयोग। 1825 में आज ही पहली बार अमेरिका में प्राकृतिक गैस उपयोग में रोशनी के लिए किया गया था। प्राकृतिक गैस में कुएं के पाइपलाइन बिछाकर 30 बरनी की मदद से एक अधिकारी के आवास को रोशन किया गया था। कुएं में 1881 में विलियम हॉर्ट ने खुदवाया था। इस कुएं को 1821 में विलियम हॉर्ट ने खुदवाया था। गर्म हवा के गुब्बारे से उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी थीबल। 1784 में आज ही फ्रांस की एलिजाबेथ थीबल गर्म हवा के गुब्बारे में गुस्ताव से उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। उन्होंने गुब्बारे से 1500 मीटर की ऊंचाई 15,000 मीटर की ऊंचाई पर 4 किलोमीटर की दूरी तय की थी। बतौर अतिथि मौके पर मौजूद स्वीडन के राजा गुस्ताव तृतीय के सम्मान में गुब्बारा नाम पड़ा था। हृदय के लिए ठीक नहीं है तेजी से वजन घटाने वाले आहार। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जुड़ पाए गए हैं कम कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट वाले खाद्य पदार्थ। इस बढ़तों को कार्डियोवास्कुलर सबसे बड़ी समस्या होने का खतरा जताया जा रहा है। तो इधर आपको मूवीज जुड़ी खबर मिलेंगी, अगर इंटरेस्ट हो पड़े तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो प्रश्न है उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न, संसदीय व्यवस्था वाली वह सरकार होती है जिसमें
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। सरकार की संसदीय प्रणाली वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसके द्वारा उसे हटाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्य रूप से औपचारिक होती है और कैबिनेट के साथ साथ प्रधानमंत्री प्रभावी शक्ति इस्तेमाल करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, जो संसद का एक घटक है। लोकसभा के नियम इस सामूहिक उत्तरदायित्व की परिभाषा के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं कि किसी भी लोकसभा संसद को मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देते हैं, जो 50 सहयोगी को समर्थन हासिल कर लेता है। यदि लोकसभा में अविश्वास पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। अतः विकल्प भी सही उत्तर है। तो आज की खबर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।